किताबें छप गई, वही किताबें जो पिछले साल भी छपी थी, उसी कंटेंट के साथ। बस इस साल बच्चे पढ़ेंगे नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि सरकार ने इस साल वक्त निकाल किताब पढ़ ली। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो ऐसा है कि पन्नों में इतिहास के उन पन्नों को जोड़ा गया है जिसमें खास सियासी परिवार का मीठा मीठा गप गप किया जा सके। कवर से लेकर लास्ट तक बीजेपी का कहना है, कांग्रेस का गुणगान है। इन्हीं पन्नों में अटल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसा स्थान नहीं मिला जैसा वो डिजर्व करते हैं, यह भी कहना है बीजेपी का। नतीजा यह कि जिस किताब को पढ़ एग्जाम भी ना देनी हो, नंबर भी ना मिले, वो किताब अब परीक्षा दे रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज मेरे साथ हैं। कुछ ही देर में और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत चेतन भाई आपसे कर रहा हूं। मदन दिलावर जी ने बिना देखे क्या क्या देखा, इसकी लिस्ट में आपको बताता हूं। उन्होंने बच्चों की यूनिफॉर्म देखी, उन्होंने टीचर्स को आरती नमाज करते देखा, उन्होंने स्कूलों के बोर्ड पर महात्मा गांधी लिखा देखा। इसमें निकल गए साहब 1 साल और कुछ महीने। अब किसी ने किताब दिखाई है तो उन्होंने किताब देखी। बड़ा देर से समय मिला। मदन जी ने सब कुछ देखा और काम भी किया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उन्होंने नए नए प्रयोग किए। और आपने देखा होगा, स्टाफिंग पैटर्न हो, चाहे प्रमोशन स्कीम हो, चाहे महात्मा गांधी स्कूलों का मामला हो, चाहे शिक्षकों का दूसरा मामला हो, चाहे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला हो, मदन जी इस मामले में बड़े गंभीर है। ये आने वाली पीढ़ी है छात्र हमारे, ये आज की पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है। इसको क्या पढ़ाना है? 1.5 साल के बाद चेतन भाई बोलेंगे कि किताब में ये नहीं है वो नहीं है, तो कैसे चलेगा? एक सत्र तो आपने गुजार दिया, ये तो पहले देखकर इस सत्र में लागू हो जाना चाहिए था। मैं आता हूँ। देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करती है जैसे कांग्रेस पार्टी करती है। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, कांग्रेस के मित्र ने भी पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। जो अपन ने पढ़ा है, अकबर महान और महाराणा प्रताप सामान्य, ये जो पढ़ा है, ये जो किताब है भारतीय आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, इसके 2 पार्ट है स्वप्निल जी। कोई बुरी बात नहीं है, मनमोहन सिंह जी को दिखाए, इंदिरा जी को दिखाए, जवाहरलाल नेहरू जी को दिखाए, कोई बुरी बात नहीं है। अशोक गहलोत जी को दिखाए, कोई बुरी बात नहीं है। क्या भैरव सिंह जी शेखावत, स्वर्गीय भैरव सिंह जी ने काम नहीं किया था राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में? क्या मान्य वसुंधरा जी ने काम भाई तो इन 1.5 साल में आप जुड़वा लेते ना, इन 1.5 साल में आप जुड़वा लेते और फिर इस साल बच्चे पढ़ लेते। अब हम बच्चों से कह रहे हैं किताब पढ़ो ही मत। बच्चों को क्या पढ़ाना है यही तो तय करना है। अरे कब करेंगे? तस्वीर का एक रूप दिखाना है बच्चों को, कब करेंगे? इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अपने हिस्से का इतिहास लिखिए और पढ़ाना चालू कीजिए। वो आपको करना नहीं है। 1.5 साल आपने बिता दिए। स्वप्निल जी मैं आ रहा हूँ ना, आपकी बात कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई है, इसी प्रकार से शिक्षा के जो सिलेबस है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। हम कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हो, वाजपेयी जी हो, और जो शिवचंद्र माथुर जी हो, हरदेव जोशी जी हो, जिन का राजस्थान के विकास में योगदान है, भारत के विकास में योगदान है, उनको क्यों नहीं दिखाना चाहिए? एक भी जगह प्रधानमंत्री जी का फोटो नहीं है। वो किताब आपको छोटी से छोटी रखनी पड़ेगी। देखिए मेरी बात समझिए चेतन भाई मेरी बात समझिए। 11th-12th में बच्चे पढ़ाई पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बच्चे सबसे कम पन्नों वाली किताब हो सकता है एक बार पढ़ लें, ज्यादा पन्नों की नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके नंबर्स भी नहीं मिलने। तो ये छोटे स्वरूप में ही रहेगा। इसको और बड़ा कर दें, ये तो कोई तुक ही नहीं बैठा। स्वप्निल जी मैं ये तो कह रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। पन्ने आप कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस दिखाना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अपन को बच्चों को क्या पढ़ाना है? क्या अरे बैलेंस क्या? दादा 2 मिनट बैलेंस क्या? आजादी के बाद का अब तक के समय को अगर मैं 100% मान के चलूं तो लगभग 15% तक आप लोगों का शासन रहा है और 85 या 80% तक कांग्रेस का शासन रहा है। मेरे ख्याल से किताब में वही बैलेंस रखा गया है, 80-20 का। जी मैं तो खुद इसमें रहा हूँ 5 साल तक। मैंने किताबें पढ़ी है और किताबों में हमने प्रयास भी किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी इस दुर्भावना से काम नहीं करती है। कांग्रेस का कहा किसको आपत्ति है?
जवाहरलाल नेहरू जी का भी है, इंदिरा गांधी जी का भी रहे, ठीक है, लेकिन क्या बैलेंस होना या चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी की, वर्तमान प्रधानमंत्री जी की 11 साल से है, एक फोटो तक लगाना उचित नहीं। अरे तो लगवा देते ना भाई, इस 11 साल में से 1.5 साल तो आपने निकाल दिए। वाजपेयी जी के बारे में एक लाइन की नहीं, 2 सेकंड, जब ये किताब छपी थी, तब प्रधानमंत्री मोदी को, नहीं चेतन भाई प्लीज फैक्ट्स को करेक्ट कर लेते हैं। जब ये किताब छपी थी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 साल नहीं हुए थे, तीसरा इलेक्शन नहीं हुआ था, और उस समय मेरे ख्याल से 7 या 8 साल, मैक्सिमम 7 या 8 साल हुए थे प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद कई देशों ने सम्मानित किया है ग्लोबल लेवल पर, मैं उससे मना नहीं करता हूं। आज की डेट में ये किताब छपती तो उसमें ये सारी बातों का उल्लेख होता, लेकिन आपने नहीं छपवाई। आज बच्चों के हाथ में वो पहुंची है। खर्चा कितना हो चुका है ये समझिए, करीब 5 लाख किताबें होंगी, एक किताब पर 60 रुपए, मतलब प्रिंटिंग से लेके छपाई तक और फिर हर स्कूल भेजने तक, तो ये करीब बैठता है 3 करोड़ रुपए। वो तो वेस्ट हो गया ना आप ही की वजह से। अब मैं पौरुष भारद्वाज जी से पूछूंगा, पौरुष भाई दिमाग तो बहुत लगवाया इस किताब को लिखवाने में आपने, मतलब स्वर्णिम इतिहास लिखना था इसलिए आप आपातकाल खा गए, स्वर्णिम इतिहास लिखना था इसलिए आप चीन से हार खा गए। तो जब इतना दिमाग लगाया तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि आपने दिमाग लगा के ही ना मोदी के बारे में लिखा, ना अटल जी के बारे में लिखा ज्यादा, ना फोटो का इस्तेमाल किया। स्वप्निल भाई देखिए, मैं इस बात को सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी के नेता हैं वो मोदी जी को जीते जी ऐतिहासिक क्यों बनाना चाहते हैं। जैसे मोदी जी तो हमारे देश का वर्तमान है, और आपको पता है इस बात को कि आपकी बीजेपी के नेताओं को आपने देखा कि कई बार ये लोग है ना, ये क्या तर्क हुआ? मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में उनको मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में उनको श्रद्धांजलि दी है, कई बीजेपी ये क्या तर्क हुआ? हाथ चढ़ाए हैं। और अब मैं दिलावर, मैं एक मिनट, मैं अपने फैक्ट पे आना चाहूंगा। नहीं पर पौरुष भाई ये तो तर्क ही नहीं हुआ ना, ये तो तर्क ही नहीं हुआ। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ओलंपिक्स में कौन सा मेडल लाए थे, ये सवाल नहीं बनेगा क्या? पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे बीच में है। स्वप्निल भाई बोलने तो दे, पूरी बात आएगी, आपकी पूरी बात आएगी। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि जो आपको पता है कि जब देश के इतिहास की किताबें छपती है तो उसमें जो स्वर्गवासी जो लोग हो जाते हैं उनका इतिहास पढ़ाया जाता है, मौजूदा लोगों का कोई इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। मौजूदा लोगों का इतिहास पढ़ाया जाता है कि वो या तो पूर्व हो जाता है या फिर वो ऐतिहासिक हो जाते हैं। नहीं पौरुष भाई प्लीज, नहीं पौरुष भाई नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं पौरुष भाई इस तरीके से नहीं। आप मेरे को एक बात बताइए, आज अगर इसरो के साइंटिस्ट कोई सफलता हासिल कर लेते तो क्या वो साइंस में नहीं आएगा? नीरज चोपड़ा को मेडल मिला है, क्या ये किताबों में नहीं आएगा? अगली स्टेप पे तो आने दीजिए मुझे आप वापस वहीं से शुरू करवाएंगे। अच्छा चल आइए अगली स्टेप पर, चलिए आइए। मैं इस बात को कहूंगा आपसे कि भाई पहली बात तो मैंने आपसे जो बात की, उसके बाद दूसरी बात मोदी जी के बारे में कह रहे थे, मोदी जी के बारे में क्यों नहीं लिखा? तो जैसा कि आपने कहा कि 80% तो कांग्रेस का शासन था, 20% जो बीजेपी का शासन था, तो उसके अनुपात में जो है किताबें बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई। तीसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि मोदी जी के बारे में हम क्या लिखते हैं, मुझे बताइए। क्या विफल नोटबंदी के बारे में लिखते हैं, या क्या विफल जीएसटी 370 हटाने के बारे में लिखते, ट्रिपल तलाक हटाने के बारे में लिखते? मोदी जी ने देश का कर्जा 55 लाख करोड़ से बढ़ा करके 205 लाख करोड़ कर दिया। अरे भाई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लिखते, जीएसटी के बारे में लिखते। एक मिनट स्वप्निल भाई, एक मेरी बात पूरी हो जाती है, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं कहूंगा क्या हम ये लिखते हैं कि अब मोदी सरकार ने जो है हमारे दो उद्योगपतियों के पोषण के लिए काले कृषि कानून लेकर के आए थे, जिसका कांग्रेस पार्टी। अरे भाई तेरे पौरुष भाई देखिए, पौरुष भाई इसलिए मुझे आपके साथ बहस करने में मजा आता है। सुनिए पौरुष भाई, मुझे आपके साथ बहस करने में मजा क्यों आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अरे भाई साहब, अरे कुछ तो लिखते। इंदिरा गांधी के बारे में आपने आपातकाल तो नहीं लिखा, चाइना का युद्ध तो नहीं लिखा ना? नहीं लिखा। मुझे क्यों नहीं लिखा? देखिए मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूँ स्वप्निल, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता बड़े भाई राजपुरोहित जी है, वो खुद कंफ्यूज हो गए। वो गाड़ी को ट्रैक से ले गए, इसलिए ले गए कि मदन दिलावर जी ने तो बात करी प्रधानमंत्रियों के बारे में, ये ले आए स्टेट के बारे में, क्योंकि इनको भी पता है कि इनके नेता ने गलत बयान दिया। जैसा कि आपने कहा, मदन दिलावर जी के आने के बाद देखिए 400 से ज्यादा तो स्कूल बंद हो गए राजस्थान में। महात्मा गांधी विद्यालय में जो है वो लड़की पड़ी है, कंप्यूटर अनुदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ठेके पर भर्ती की गई। ठीक है, संविदा पे नहीं, ठेके पर भर्ती की गई, और टीचरों के ड्रेस कोड तय किए जाते हैं। ठीक है मैं पौरुष भाई आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ 2 गेस्ट और जुड़ गए, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर दूं। डॉक्टर कुंजन आचार्य राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुंजन सर आपका स्वागत करता हूं मैं। और दामोदर गोयल जी शिक्षाविद हैं, दामोदर जी आपका भी मैं स्वागत करता हूं। दामोदर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब
बड़ी अजीब बात है, किताबों को पढ़ के परीक्षा देनी है, लेकिन हमारे देश में किताबें ही परीक्षा दे रही हैं पिछले लंबे समय से। दामोदर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये 80-20 का रेशो, या इसका फोटो नहीं होना, या उसका पैराग्राफ कम होना, उसके लिए शब्दों का कम पड़ जाना, ये इतना मैटर करता है? वो भी उस किताब को लेकर जिस पर परीक्षा ही नहीं होनी है, जिसके नंबर्स ही नहीं मिलेंगे। दामोदर जी, आप म्यूट पर हैं, प्लीज म्यूट हटा लें। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, और मुझे पीड़ा इस बात की है, राजनेता और राजनीतिक पार्टियां ये तय कर रही हैं कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जब कभी भी कोई सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहती है, जो कि एक गलत व्यवस्था है और पूर्णतः से गलत व्यवस्था है। सरकारें बदलती हैं, स्थितियां पड़ी रहती हैं, विचित नहीं होती है। कि सरकार बदलने पर पाठ्यक्रम बदलना और चरित्र और चाल बदलना, ये दोनों ही बेसिक रूप से गलत बात है। पहला तो मेरा सवाल यह है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात उठाई वाजिब, कि आज अगर इस विवाद को उठाने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि यदि मान लीजिए वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बारे में विवरण नहीं है, तो एक एडिना प्रकाशित किया जा सकता था, एक नया एक चैप्टर प्रकाशित किया जा सकता था और भेजा जा सकता था, जोड़ा जा सकता था, ये भी साथ साथ। लेकिन उस विवाद को देखिए, कुल मिला के क्या है कि इस समय दोनों ही राजनीतिक दलों में इस बात की होड़ मची हुई है कि हम हमारे नंबर केंद्रीय नेतृत्व के सामने कैसे बढ़ाएं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई भी मुलायम सिंह की पार्टी कोई भी हो, उन सबका उद्देश्य एकमात्र रह गया कि हमारे नंबर कैसे बढ़ाएं। सोनिया गांधी की फोटो है, तो खुश करने के लिए सोनिया गांधी की फोटो है। बताइए अब आप मोदी जी के ऊपर एक पूरी किताब नहीं लिख के लगा देना कोर्स में, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये विवाद आज हमारा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ही अगर यदि उठा रही है, जिसने किताब प्रकाशित की है और किताब को लागू किया है, अब वही उठा के, ये मुझे समझ में नहीं आता। आज करोड़ों रुपए जो टैक्स पेयर का खर्च हो गया, उस किताब को आप दी में डाल देना चाहेंगे, तो वो एक वाजिब बात नहीं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इसका कोई तुक इसलिए नहीं बनता कि पिछला सेशन बच्चों ने पढ़ लिया है, इस बार भी किताबें स्कूल पहुंच गई हैं, जिन बच्चों में बढ़ गई होंगी वो बच्चे तो घर ले गए, तो अब क्या घरों में पहुंचकर रेट डालेंगे और किताबें निकालेंगे? भगवान जाने क्या होगा। ये विवाद ये पूर्णतः सारहीन है, यानी ये विवाद उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे नेशनल एजेंडा में शिक्षा की क्या जगह है। आज इसी सप्ताह में अखबार में भी छपा था कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को 10 का पढ़ा नहीं आता, 47%, 40% विद्यार्थियों को 10 का पढ़ा नहीं आता। हमारा लर्निंग आउटकम क्या है? हाँ, तो वो बच्चे मोदी को पढ़ के समझ भी क्या लेंगे, और वही बच्चे इंदिरा गांधी को पढ़ के समझ भी क्या लेंगे? और नहीं, इससे ऊंची एक बात और मैं बताऊं, आज मोदी जी को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया इससे ज्यादा लोगों को पढ़ा रहा है कि मोदी जी कितने महान है और नेहरू जी कितने महान थे और इंदिरा जी कितने महान थे। यानी जरूरत ही नहीं है। ये सब विवाद तो राजनीतिक शक्ल देने के लिए और अपने राजनीतिक नंबर बढ़ाने के लिए लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दामोदर भाई क्या एक ऑथेंटिसिटी होती है ना किताब की, मतलब, और लोग व्हाट्सएप को फैक्ट मान रहे हो तो किताब भी बेचारी उससे क्या टकराएगी। आजकल बच्चों के हाथ में किताबें तो नहीं, मोबाइल ही होता है, ये भी बिल्कुल फैक्ट आपने इशारा किया। लेकिन कुंजन आचार्य जी को भी मैं अब इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूँ, और मैं इनको सर ही बोलता हूं। उसका एक कारण यह भी है कि वो लंबे वक्त तक मेरे बॉस रहे और हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते थे। अगर एक प्लेटफॉर्म मिला है सवाल पूछ सकूं तो मैं जरूर पूछूंगा। सर, मैं आपसे एक बात यह कहना चाह रहा हूं कि मैंने 50 बार कहा, मुगल नहीं पढ़ाना मत पढ़ाओ, सावरकर पढ़ाना है पढ़ा दो, अपना इतिहास लिखो, बिठाओ लोगों को, एक इतिहास लिखो और छपवा लो। किसने रोका है? टाइम था ना, इस किताब को बेवजह तूल देने का क्या मतलब है? अभी पढ़ लें बच्चे, आप छपवा लेते 1.5 साल में, 1.25-2 साल में। स्वप्निल, सियासी गलियारों में जब पार्टियां सत्तासीन होती है तो सीधा प्रहार परिवर्तन पर होता है, वो परिवर्तन हर स्तर पर होता है। और मुझे लगता है कि भविष्य के मतदाता गढ़े जाते हैं स्कूलों में, खास करके 12वीं क्लास के बच्चे, उनके पाठ्य पुस्तकों में अंदर बदलाव होता है। मैं देखता हूँ कि जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ और मैं आज देखता हूँ कि हमने उन लोगों को महान पढ़ा
जो कभी महान थे नहीं, भारतीय परिवेश के भी नहीं थे, बाहर के लोग थे। मैं देखता हूँ कि क्या विचारधारा रही होगी उस समय की, जो हमें ऐसा पढ़ाया गया। हम अब समझदार हो गए हैं, देखने लगे हैं, समझने लगे हैं। लेकिन जब जब जो सत्ता पे पार्टियां काबिज होती है, वे दल अपने चश्मे से शिक्षा को देखती है। तो ऐसे में शिक्षा का जो राजनीतिकरण है वो वर्षों से होता रहा है। जब जो पार्टी सत्ता में आई उसने अपने हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया, उसने पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया, उनकी विचारधारा के लोगों ने पाठ्यक्रम तैयार किए गए। नहीं, लेकिन सर कुंजन सर, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आजाद भारत का स्वर्णिम इतिहास, स्वर्णिम इतिहास में तो भारत की सफलताएं होंगी, इसमें राजनीतिक चेहरे कर क्या रहे हैं? इसमें हो सकता है कि ये जो पुस्तक, हालांकि मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने आज सुबह से मैं इसको पढ़ा है, इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा गया। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस शासन में तैयार हुआ था, कांग्रेस शासन में तैयार हुआ था। लेकिन जब जब भी इस तरह की स्थिति देखने में आए, अगर हो सकता है कि पहले वक्ता ने कहा था कि प्रधानमंत्री 8 साल ही पूरे हुए थे। हालांकि ये देखा जाए कि अगर किसी प्रधानमंत्री को, अगर हम 8-10 प्रधानमंत्रियों का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को आप सिर्फ 4 पंक्तियों में सिमट रहे हो, ये भावी पीढ़ी को पढ़ाने के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि शिक्षा में जो कुछ भी हम दिखा रहे हैं, नहीं, और श्रेय गलत दिया जा रहा है सर, श्रेय गलत दिया जा रहा है। अगर आजाद भारत के स्वर्णिम इतिहास को हम देखें, भारत हॉकी में गोल्ड मेडल लाता था तो वो राजनेता नहीं लाते थे, वो तो खिलाड़ी लाते थे। उसमें तो ध्यानचंद आ जाएंगे। अगर भारत चांद पर पहुंचा तो साइंटिस्ट आने चाहिए। अगर मतलब क्या हम पर्सपेक्टिव ही गलत पकड़ के रखें, क्या हमने विजन ही गलत पकड़ लिया है? मुझे स्वप्निल ऐसा लगता है इस पुस्तक का जो कंटेंट है वो शायद राजनीतिक इतिहास ही है। इसलिए मुझे लगता है कि स्वर्णिम इतिहास में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, डिप्लोमेसी वगैरह सब, ठीक है। ये जो राजनीतिक इतिहास शामिल किया गया है इसमें, मुद्दा ये है कि अगर आपने सिर्फ प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा है इसमें, हम भावी पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि भारतीय गणतंत्र पर किन किन प्रधानमंत्रियों ने शासन किया है, तो मुझे लगता है कि तमाम प्रधानमंत्रियों को समान रूप से स्थान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुलजारीलाल नंदा ने बहुत कम समय के लिए शासन किया तो उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाए, चंद्रशेखर क्योंकि बहुत कम समय के लिए उनको नहीं बताया जाए। सबको समान रूप से बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कांग्रेस वालों को बताएंगे, बीजेपी वालों को नहीं बताएंगे, किसी अन्य पार्टी वालों को नहीं बताएंगे। ठीक है, भारतीय परिवेश में जो पीढ़ी नई आने वाली है उसको हम समान तौर पर शिक्षा की चीजों को दिखाएं ताकि वो भविष्य के बारे में सोच सकें। ठीक है चेतन राज पुरोहित जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, एक किताब, कुछ पन्नों की एक किताब में बच्चों ने मोदी नहीं पढ़ा। घर में अखबार आते हैं, मैगजीन्स छपती हैं, जो चैनल लगाइए बीच में कहीं बीजेपी का ऐड आ जाएगा, और नहीं तो मोदी जी के बारे में तो न्यूज़ चैनल्स पर आप दिन भर खबरें देखते ही हैं। बच्चे कुछ पन्नों से एक्स्ट्रा मोदी जी के बारे में जानेंगे नहीं, वो ऑलरेडी जान चुके हैं, उन्हें जो जानना था उससे ज़्यादा ही जान गए। जितना उनको 12th में जानना चाहिए उससे ज़्यादा बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं, जान चुके हैं। अटल जी को लेकर आपकी शिकायत मुझे वाजिब नजर आती है। और दूसरा कांग्रेस का वो पॉइंट, चेतन भाई, जो वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो जिंदा है, अभी तो इतिहास और आगे बढ़ेगा, कल किसने देखा है? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। सबसे पहले जवाब देना चाहता हूँ, हमारे एक शिक्षाविद ने कहा था सरकारें क्यों बदलती है, पाठ्यक्रम क्यों बदलती है? वो इसलिए बदलती है कि जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाता है भावी पीढ़ी को वो सही है या नहीं है। क्या आक्रांताओं को पढ़ाया जाएगा? क्या बाबर को पढ़ाया जाएगा? क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? इसलिए पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे ये सीख सके कि वो कौन सी गलतियां जो नहीं दोहरानी है। इतिहास का सिंपल सा फंडा ये है सर कि जो गलतियां नहीं दोहरानी है उसको पढ़ लो, समझ लो। दूसरा हमारे कांग्रेस के पितर ने कहा कि जो दिवंगत हो गए उनको बताया। मैं नहीं बोलना चाहता, माननीय अशोक गहलोत साहब के बारे में भी फोटो है, सोनिया गांधी जी के बारे में भी है, बिल्कुल तो है। मैं इससे आगे मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये किताब बनाई तब क्या ये ध्यान नहीं रख सकती थी कि जो जो प्रधानमंत्री इस देश में रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे, इन्होंने केवल मात्र राजीव गांधी जी को 80% प्राक्कलन में क्यों दिया? क्या दूसरे प्रधानमंत्री को उसमें जगह नहीं मिल सकती थी? क्या बच्चे उनको पढ़ेंगे नहीं? क्या बच्चे चरण सिंह जी को नहीं पढ़ेंगे? बच्चे चंद्रशेखर जी को नहीं पढ़ेंगे? बच्चे वाजपेयी जी को नहीं पढ़ेंगे? बच्चे गुलजारीलाल जी नंदा को नहीं पढ़ेंगे? एक सवाल, बच्चे वीपी सिंह जी को नहीं पढ़ेंगे? एक सवाल, ये जो नई शिक्षा नीति है, 2 मिनट चेतन भाई, ये जो नई शिक्षा नीति है 2020 के आसपास आ गई, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो नई शिक्षा नीति है वो 2020 के आसपास आ गई और उसके हिसाब से हम किताबें नहीं छपवा पा रहे हैं। क्या गति पकड़ रहे हैं हम लोग भाई? मैंने पहले भी कहा था
पाठ्यक्रम में संशोधन का जो ये काम है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजस्थान के अंदर किया गया था। अरे भाई उनने कर लिया, करना की सरकार उनने कर लिया, प्रॉब्लम तो ये है आपने क्या किया? भावना से काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश की भावना से काम नहीं किया। क्या हमारे युग पुरुष चाहे वीर सावरकर जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, क्या ठीक है, पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए? ठीक है, वो बच्चे पढ़े। अरे सर तो लिखवाइए ना, मैं बार बार यही तो बोलता हूँ, मैं बार बार यही तो बोलता हूँ। बच्चे बाबर को आदर्श नहीं माने। ठीक है पौरुष भारद्वाज, ठीक है पौरुष भारद्वाज, प्रॉब्लम क्या है पौरुष भाई? नहीं नहीं 2 मिनट हाँ नहीं 2 मिनट चेतन भाई मैं आपको रोक रहा हूं। पौरुष भाई देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप विश्वास मानिए आइडियल करके कोई चीज नहीं होती, जिसका मतलब यह है कि आप किताबों को कितना भी सेक्युलर बनाने की कोशिश कर लो, 100% सेक्युलर किताब तो हो नहीं सकती। इस बात को आपको पौरुष भाई समझना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझिए, ये हर चीज का सेक्युलरीकरण नहीं हो सकता, और सिर्फ इसीलिए कुछ चेहरों को दूर रखते हैं, ये तर्क ही नहीं बैठते ही नहीं है। नहीं देखिए स्वप्निल भाई, सबसे पहले तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी कि पुरानी आदत है कि खुद की गलतियों को ठीक रहा जो है कांग्रेस पार्टी है फोड़ती है। आपको ध्यान होगा कि मोदी जी जो है वो 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे, और 2013 से लेकर 18 तक इनकी खुद की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी की यहाँ पे रही। भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में मोदी जी के और वसुंधरा जी की क्या सिस्टम रहे, कैसे रिश्ते रहे, वो हम सबसे कहीं छुपे हुए नहीं है। अगर वो चाहती तो 2018 वाले जो उनका जो सेशन था उसमें तो उसको करवा सकती थी ना, कैसे करवाती? पर ये चीज तो गहलोत गवर्नमेंट ने करवाया था ना। नहीं वसुंधरा राजे कैसे करवाती जब चेंज गहलोत गवर्नमेंट ने करवाया? नहीं, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि वसुंधरा जी की जो सरकार है वो आकर के उसमें कोई एक्स्ट्रा पाठ्यक्रम तो ऐड कर सकती थी ना मोदी जी का, या उनको शिकायत है तो अटल जी का पाठ्यक्रम उस समय तो ऐड कर सकती थी ना, या चरण सिंह जी का पाठ्यक्रम उस समय तो ऐड कर सकती थी ना। वसुंधरा जी की जब सरकार आई तब इन्होंने नहीं 2 सेकंड नहीं पौरुष भाई ये क्या तर्क हुआ? वो आए तो वो उनके हिसाब से कर ले, हम आएंगे तो अपने हिसाब से रखेंगे। अरे कोई तो एक बैलेंस्ड आइडियल सिचुएशन बनाइए भाई। मैं ऐसी बात को कह रहा हूं, देखिए कि नेहरू जी के सामने उपलब्धि थी कि उन्होंने भारत को 0 से लेकर के 100 तक पहुंचाया। देश की तमाम आईआईटी, देश के तमाम जितने भी जिसको हम नवरत्न कंपनियां बोलते हैं, वो सब नेहरू जी की देन थी। शास्त्री जी जो है देश की हरित क्रांति और 1965 के युद्ध के महानायक लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद में आप आ जाइए कि 1971 की जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए, चाहे देश को परमाणु शक्ति बनाने के लिए, या फिर बैंकों का आपातकाल ठोकने के लिए, या फिर अन्य तमाम तरह के आपातकाल ठोकने के लिए, 84 के दंगों के लिए, कंप्यूटरीकरण करने के लिए, देश में इंटरनेट क्रांति नसबंदी करवाने के लिए। मुझे मोदी जी के लिए तो बताइए। सुनिए स्वप्निल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको। जब देश आजाद हुआ था तब नेहरू जी ने 2 ध्रुवीय व्यवस्था को, 2 ध्रुवीय पूरी दुनिया को तीसरा गुट बना करके अपने पक्ष में कर लिया था। 12वीं क्लास का बच्चा ये समझ पाएगा? ठीक है ठीक है दामोदर जी प्रॉब्लम क्या है, एक बात को मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर। पौरुष भाई रोक रहा हूं मैं आपको। दामोदर भाई मुझे ऐसा लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए उस पैनल में, जो बच्चों की मनोदशा के हिसाब से सिलेबस को, मैं 4 मिनट के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं इस डिबेट को, जो बच्चों की मनोदशा के हिसाब से सिलेबस को मोल्ड करे, शेप दे, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। अरे भाई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कई बार तो हमें एज एन एंकर नहीं समझ में आती। हम अभी तक ट्रंप के टैरिफ में ही फंसे हुए हैं, और हम 12वीं के बच्चों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझ ले। अभी हम व्यक्ति केंद्रित पाठ्यक्रम पर उलझे हुए हैं। हम अभी हम एआई की बात नहीं कर रहे, अभी हम इंटरनेशनल पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिक अफेयर्स की बात नहीं कर रहे, और हम केवल व्यक्ति केंद्रित पाठ्यक्रमों की बात करें। मेरे तो दोनों ही दलों की बात समझ में नहीं आ रही। ये दोनों ही दल इन व्यक्तियों से ऊपर उठ के और देश के लोकतंत्र की, देश की आर्थिक व्यवस्था की, देश की विदेश नीति की, संपूर्ण विश्व में जो चीज घटनाएं हो रही हैं उनकी बात क्यों नहीं करती? और इसीलिए क्या हो रहा है कि आज आपके राज्यों के और 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम की वैल्यू खत्म हो गई है। आपकी खुद की यूनिवर्सिटियां इन बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। वो अपने डिग्री क्लासेज में एडमिशन के लिए अपने एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे बोर्ड के मार्क्स को और हमारे कंटेंट को नहीं मानती है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, हमारी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, और ये व्यक्ति केंद्रित और राजनीतिक केंद्रित जो हमारा पाठ्यक्रम हो रहा है, इससे हमको बाहर निकल के आना पड़ेगा।
चाहे सरकार किसी भी दृष्टि। लेकिन कुंजन सर, मैं एक चीज कहूँ, हीरोज वर्शिप कोई बुरी चीज नहीं है। हीरोज वर्शिप हर जगह होती है, हर नेशन में होती है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये बच्चा या एक बच्ची, उसी क्लास की एक बच्ची इस किताब को पढ़ के अगली इंदिरा गांधी बन जाए, या अगला नरेंद्र मोदी बन जाए, या अटल बिहारी वाजपेयी बन जाए, तो किताब का सक्सेस है ना। और उसके लिए जो आप बैलेंस की बात कर रहे हैं वो मस्ट है। मतलब हम इनको हीरोज बनाए ना, आपको हीरो कैसे बनना है ये सिखाएं ना। निश्चित तौर पे स्वप्निल, हम लोग अपने महापुरुषों, राजनेताओं के माध्यम से बच्चों में संस्कार पैदा करते हैं, उनकी लीडरशिप देख के हम आगे सीखें। लेकिन हो क्या रहा है, हम आज क्यों चर्चा कर रहे हैं, ये डिबेट क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकों पर व्यापक बहस की जरूरत है। राजनीतिकरण के बजाय भारतीयकरण होना चाहिए। हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं उस पर व्यापक चिंतन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, बहस होना चाहिए, ताकि हम क्या देना चाहते हैं नई पीढ़ी को, वो जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बाकी तो टॉकीजों में हम कश्मीर फाइल्स और ये सब तो दे ही रहे हैं, तो उसी में से तो नहीं पढ़ना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।